आज पढ़ने जा रहे हैं आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई कि प्रोजेक्टाइल क्या है। मोशन तभी तो आएगी, पहले प्रोजेक्टाइल का पता हो कि प्रोजेक्टाइल है क्या। तो देखिए, अगर कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी को आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके स्पेस में छोड़ दें, स्पेस मतलब खाली जगह पे छोड़ दें, तो उसके बाद वो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अपनी मोशन को फिक्स करे, मतलब उसका इंजन वर्क ना करे, तब हम उसकी मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं और ऐसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्लियर? इसके एग्जांपल जैसे कोई जेवलिन है, कोई भाला है, आपने ऐसे छोड़ दिया तो आपने कुछ स्पीड दी उसको, कुछ दी ना आपने स्पीड। तो जब आपने उसको कुछ स्पीड दी, छोड़ दी, उसके बाद तो उसके अंदर कोई इंजन तो लगा नहीं हुआ कि भाई उसमें पेट्रोल बर्न होगा और वो जिस डायरेक्शन में रिवोल्ट की हाइट से चाहेंगे मोड़ लेंगे, वो तो अपने आप जाएगा फिर जिस रास्ते पे उसको जाना। एक बॉल ली, उसको ऐसे फेंक दिया तो बॉल ऐसे जाके गिरेगी, जाएगी नहीं जाएगी, बॉल ऐसे जा करके गिरेगी बॉल। तो अभी जब मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी दी तो आगे की वेलोसिटी या डायरेक्शन किसके हिसाब से इसने अपनी फिक्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से इसने अपनी आगे की डायरेक्शन फिक्स की है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल। और इसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा एक पैराबोला ही होता है। अगर उसे किसी एंगल पे छोड़ा जाता है, कैसा पाथ होता है इसका? एक पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल क्या है? कोई भी ऐसी बॉडी जिसको आप कुछ इनिशियल स्पीड दे करके स्पेस में छोड़ दें, तब हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। इसको लिख लेते हैं। तो बेटा मैंने लिख दी है, इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे। एनी बॉडी विच वंस थ्रो इनटू स्पेस with some initial velocity moves thereafter under the influence of gravity alone without being propelled by any engine or fuel is called projectile। किसी भी बॉडी को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे करके अगर आप स्पेस में छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही चलता है, उसका इंजन उसकी हेल्प नहीं कर रहा वहाँ पे चलने में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और इसका जो पाथ होगा, इट्स पाथ को और क्या कहा जाता है? ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला। पैराबोला। और ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि भाई इन ग्रेविटी में हमेशा पैराबोला ही चीज़ें चलेंगी। जैसे मैं इस चौक को छोड़ दूँ नीचे आएगा तो कैसा पाथ चल रहा है इसका? तो इसका पाथ हमारा स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है आपको मेरी बात? तो ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है सम केसेस में। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल की बेसिक बात होगी। अब कुछ एजम्पशन है वे आपको देखने हैं, क्या क्या एजम्पशन हम प्रोजेक्टाइल मोशन में लेते हैं। एजम्पशन का मतलब क्या क्या चीज़ें आपको मान करके चलनी। सबसे पहली बात, हमें मानना कि एयर नहीं है, नहीं तो एयर की वजह से पाथ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। एयर रेजिस्टेंस इज जीरो मतलब हवा नहीं चल रही। दूसरी बात, जो ग्रेविटी की वैल्यू है आपको पता, वो हर जगह सेम नहीं होती, पोल पे अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे, हम इतनी डिस्टेंस के लिए इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर रहे कि भाई एक बॉडी इक्वेटर से फेंकी गई और वो पोल पे जा गिरी, हम थोड़ी डिस्टेंस के लिए कर रहे। तो हम ये मान लेते हैं कि स्मॉल जी इज कॉन्स्टेंट। ग्रेविटी की वैल्यू क्या रहने वाली? हर जगह कॉन्स्टेंट। तीसरा, अर्थ को पता, अर्थ पूरी तरह से कोई स्फीयर नहीं है, अर्थ की थोड़ी बहुत दोनों रेडियस में चेंजेस आते हैं। अर्थ हमारी कुछ इस शेप की होती है, ये इसकी इक्वेटर होती है, रेडियस ऑफ इक्वेटर, ये इक्वेटर ऑफ पोल होती है जो आप ग्रेविटी में पढ़ते हैं। और इक्वेटर की रेडियस हमेशा पोल की रेडियस से 21 किलोमीटर ज़्यादा होती है। तो माइनर सा डिफरेंस है पर इसको यहाँ जीरो मानते हैं। मतलब क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ या अर्थ इज अ कंप्लीट स्फीयर। कंप्लीट स्फीयर। और ऐसे एक दो एजम्पशन और लगा लेते हैं, जैसे अर्थ घूम नहीं रही है जबकि घूमती है अर्थ, हम ये मान लेते हैं कि उस बॉडी के रिलेटिव में अर्थ स्टेशनरी है। अगर अर्थ घूमती है तो उससे भी हमारी जी की वैल्यू चेंज होती है। ये सब आप लोग ग्रेविटी में पढ़ लेते हैं। तो ये आपके एजम्पशन है। इसके अंदर प्रोजेक्टाइल इंडिपेंडेंट मोशन पे वर्क करता है। इंडिपेंडेंट मोशन का मतलब इसमें दो मोशन एक साथ होती है। मान लो आपने जेवलिन थ्रो की
तो जेवलिन ऐसे जाएगा। ये फुटबॉल पे किक मारी एयर में तो फुटबॉल ऐसे जाके गिरेगी। तो देखिए इसमें दो मोशन क्या हो रही है, ये ऊपर भी जा रहा है और ये सामने की साइड भी जा रहा है। मतलब ये कुछ हाइट भी गेन कर रहा है और ये कुछ डिस्टेंस भी गेन कर रहा है। जैसे जैसे ये अपने पाथ पे आगे बढ़ रहा है, इसकी कुछ ना कुछ तो हाइट है और इनिशियल से कुछ डिस्टेंस। जब ये यहाँ होगा तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हाइट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो देखिए आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही, हाइट में भी चेंज आते जा रहे। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो मोशन इसके अंदर एक साथ चलती हैं और एक मोशन का इफेक्ट दूसरी मोशन पे नहीं पड़ता। तो इसे मोशन ऑफ इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। इसमें दो इंडिपेंडेंट मोशन पे वर्क चलता है। तो अब इसकी हम लोग ट्रेजेक्ट्री या इक्वेशन पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कहानी है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब ट्रेजेक्ट्री का मतलब इसका पाथ, और मेरी लैंग्वेज में समझो तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच रिलेशन। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब है, एक्स एंड वाई रिलेशन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। इसको मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहता हूं। इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब इससे पहले कि आप इसे करें, आप थोड़ी कोऑर्डिनेट पे प्रैक्टिस बताइए मुझे अपनी कैसी है। मान लीजिए ये बॉडी यहां से चली 0 0 से, ये आर था। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए। आप जहां से चलें हमेशा उसे 0 0 मान लें, ये फिक्स है। तो इसको आप नॉर्मली क्या माना करते हैं, एक्स, और इसको क्या मानते हैं आप, वाई। तो आप जहां पहुंचे बताइए वहां के कोऑर्डिनेट। तो क्या एक्स आर के इक्वल हो गया और वाई में कोई चेंज नहीं आया, तो क्या हो गया, 0 के इक्वल। ये आपने मान लिया, मैंने भी मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और बताइए मान लीजिए यहाँ से चले और ऐसे गिरे जा करके, ये हाइट एच है, ये आर है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछ लिए तो मैंने क्या बताया बेटा, जहाँ से चलते हो उसे 0 0 मान लो, ये 0 0। अब ऐसे जा रहे, यहाँ गिरे तो ये 0 0, तो ये आपका कौन बना, y, ये x, ये कौन बन जाएगा, y डैश। तो क्या कोऑर्डिनेट आएंगे आप खुद देख लो। x तो आपका यही रहेगा r, और y क्या होगा, -h। तो इस तरह से आपको कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। अब मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पे आ रहा हूँ। मैं किसी बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो करूँगा और उसके लिए इक्वेशन बनाऊँगा। करें भाई स्टार्ट। तो ये मान लीजिए कोई ग्राउंड है हमारा, x डायरेक्शन, यहाँ से एक बॉडी को ऐसे छोड़ा गया कुछ स्पीड u दे करके थीटा एंगल पे। थीटा एंगल पे आपने उसको कुछ स्पीड दे करके छोड़ दिया। ये x, तो वो क्या ऐसे गया होगा और यहाँ के जंप हुआ होगा। क्लियर है मेरी बात। तो कुछ ऊपर भी गया होगा, कुछ हॉरिजॉन्टल में भी गया होगा। ये आपकी x डायरेक्शन है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा, तो ये होगी मेरी y डायरेक्शन। ये यहाँ से इसको छोड़ा गया था, ये 0 0 बन गया अपना। ये जितनी ज़्यादा दूर जाके गिरता है इसे इसकी रेंज कहा जाता है। ग्राउंड पे जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे जा गिरेगा उसको क्या बोल देंगे, इसकी रेंज। तो ये आपका कोऑर्डिनेट r0 हो गया, जो भी लिखने सिखाए थे मैंने आपको, और आपको आते भी थे पहले से, ऐसी बात नहीं। ये u हुआ, तो ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा, तो ये दो मोशन में वर्क कर रहा। पाथ को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दीजिए। तो ऐसे दूर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन है इसकी, क्या वो u cos थीटा है, और ऊपर हाइट ले जाने वाली कौन है, u sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लगेगा। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा। क्या ऐसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, तो बिल्कुल नहीं लग सकता। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि बॉडी पर किस फोर्स को लगना, अगर आपने उसको फेंका चौक को, फुटबॉल को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, और उसका ये एक्सेलरेशन यहाँ पे काम आने वाला। तो एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, एक्स में या वाई में, तो आप कहोगे सर वाई में। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो होगा -g। +g नहीं लेना, ये साइन कन्वर्जन में आपको पहले बता चुका, दोबारा से फिर बता रहा। इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में कोई भी चीज़, कौन कौन सी, वेलोसिटी,
एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऐसे या ऊपर को हमेशा पॉजिटिव लेने, यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या रखना है आपको, पॉजिटिव। और यही एक्स डैश में हो, एक्स प्राइम में बोल दो, या नीचे हो वाई प्राइम में, तो यही सारे फैक्टर क्या होंगे आपके, नेगेटिव। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत काम की चीज़ है इक्वेशन में रखते हुए। इक्वेशन को कब यूज करना चाहिए आपको, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। ये सारी चीज़ें पढ़ के तब आप इन्हें करते हो ना, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। वीडियो कभी भी 1-2 मिनट के लिए मत देखिए, और जब किसी एक टीचर्स को फॉलो कर रहे हैं आप लोग वीडियो देखते हो तो उसकी सारी वीडियो देखिए। कुछ टॉपिक ईजी आएंगे, कुछ थोड़े टफ आएंगे, पर बैलेंस हो जाता है सबका। तो ये हो गया साहब हमारा। तो इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। फोर्स कौन सा होना चाहिए, केवल ग्रेविटेशनल। तो एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन बनेगा, 0, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो अपना फोर्स है वो कितना है, 0। अब मैं इसकी इक्वेशन तैयार करता हूँ। मान लीजिए प्रोजेक्टाइल जा रहा था, किसी टाइम पे वो पॉइंट पी पे पहुंचा। किस पॉइंट पे पहुंचा, पी पे। ये पी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे एक्स कोमा वाई। क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स कोमा वाई। एक्स कोमा वाई होने का मतलब एक्स ऐसे और वाई ये, एक्स यहाँ तक और वाई ऊपर की साइड। एक्स कोमा वाई इसके कोऑर्डिनेट है। तो इक्वेशन बनाते हैं पी पॉइंट के लिए। फॉर एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट के लिए इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। पहले बनाते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन लिखते हैं सारी बात हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। क्या क्या, जब पी पॉइंट पे पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट तो अपना कितना इस डायरेक्शन में, एस एक्स मान लो। एस एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पी पॉइंट पे पहुंचे, यहां से चले थे, यहाँ कोऑर्डिनेट कितने थे, 0,0, जहाँ पहुँचे वहाँ एक्स कोमा वाई। तो प्लस एक्स होगा या प्लस वाई होगा। आप ऐसे मत सोचना कि ऐसे होते, कभी कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं ड्रॉ किए जाते, ये जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे। तो ये एक्स हो गया, इस डायरेक्शन में जा रहे थे, आपने क्या ले लिया, प्लस एक्स। गुड। एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो वो 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई, वो इसलिए 0 होगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटेशन लग रहा, वो भी नीचे की साइड में। तो ए एक्स 0 आ गया। इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में तो कौन सी होगी, देखिए ये u साइन थीटा वर्टिकल में, u कोस थीटा हॉरिजॉन्टल में, तो u कोस थीटा। तो ये हमारे इनिशियल वैल्यूज आ गई। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं मोशन की, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। टाइम का एक्स से कोई मतलब नहीं होता, एक्स और वाई केवल 2 मोशन चल रही, इसलिए मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग नाम देने होंगे। हॉरिजॉन्टल के लिए एक्स दूंगा, वर्टिकल के लिए मैं ही इसको वाई नाम दूंगा, तो इसलिए अलग अलग दिए। एस एक्स का मतलब एक्स, यू एक्स का मतलब क्या होगा बेटा बताओ, यू कोस थीटा, टी का मतलब टी प्लस 0। अब आप कहोगे 0 कैसे, तो 0 एक्सीलरेशन की वजह से। तो क्या आ गया, एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा टी। ये मेरी एक्स डायरेक्शन से एक इक्वेशन तैयार होके आ गई। अब मैं कौन सी मोशन लूँगा, क्या अब मैं वाई डायरेक्शन में मोशन लूँगा, तो वाई डायरेक्शन में देखते हैं इसको क्या चलेगी अभी। तो वाई डायरेक्शन मोशन में ये सारी बात वर्टिकल में लिखते हैं। देखिए पी पॉइंट पे पहुँचे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वाई डायरेक्शन में, तो होगी प्लस यू साइन थीटा, क्योंकि ऊपर को जा रहे हैं तो यू साइन थीटा इसको ऊपर ले जाने वाला है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो 0 0 से चले थे, यहाँ प्लस वाई हो रहा, ऊपर की तरफ ही जगह थे तो प्लस वाई। और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, तो देखिए वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, पर ग्रेविटेशन फोर्स किधर को लग रही है अपनी, क्या ग्रेविटेशन फोर्स नीचे को लग रही, और नीचे वाली डायरेक्शन क्या लेनी है आपको, नेगेटिव, तो होगी -g। इक्वेशन में रखते हैं, देन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की जगह आपने लिख दिया वाई, यू वाई की जगह यू साइन थीटा टी, माइनस जी नेगेटिव था इसलिए माइनस आया टी स्क्वायर।
क्या ये सेकंड इक्वेशन बन गई अपनी? तो बिल्कुल बन गई। अगर अब आप फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू उठा करके इसमें रख दें तो x और y के बीच रिलेशन आ जाएगा, जो कि हमारी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्रेजेक्ट्री बोली जाएगी। जो मैंने कहा था ट्रेजेक्ट्री का मतलब x और y के बीच रिलेशन। क्लियर है बेटा? तो इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके, और मैं फिर इसकी वैल्यू रखता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो t की वैल्यू आई वो x अपॉन यू कोस थीटा आएगी, उसे सेकंड में पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? u साइन थीटा एज इट इज, t की जगह क्या आ गया? x अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ u से u कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया बताइए? साइन अपॉन कोस टेन थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई? इस एक्स स्क्वायर को मैं बाहर लिख देता हूँ। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी। ये किसके जैसी दिख रही है और क्या इसमें कांस्टेंट है? अगर आप ध्यान से देखो, इट इज सिमिलर टू या लुक्स लाइक टू y इज इक्वल टू, अगर एक बार किसी बॉडी को आपने फेंक दिया तो थीटा तो आपने उसका फिक्स कर दिया। अब जैसे जैसे बढ़ेगी उसका x और y ही चेंज होने। जैसे यहाँ है तो ये x ये y, जब यहाँ होगी ये x ये y, जब वहाँ होगी ये x ये y, जब यहाँ होगी तो ये x r के इक्वल और y 0। तो x और y ही अपने चेंज होते जाएंगे। तो थीटा तो फिक्स है। तो ये अगर एक कांस्टेंट में a मान लूँ तो क्या है? ax, ये सब कांस्टेंट, इनिशियल स्पीड फिक्स रहेगी, x चेंज होना। इसे b मान लो इस कांस्टेंट को, तो क्या ax माइनस बी एक्स स्क्वायर होगा। और ये क्या है? एक इसको माना आपने, ए कांस्टेंट था किसके इक्वल? टेन थीटा। बी किसके इक्वल माना? जी अपॉन टू यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये कांस्टेंट थे। और ये किसकी इक्वेशन होती है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इससे पता लगता है कि प्रोजेक्टाइल का पाथ या ट्रेजेक्ट्री क्या है? एक पैराबोला है। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है 11th क्लास में, जिन्हें पढ़ रखा उन्हें पता होगा, और हम लोग इसको डायरेक्ट भी यूज करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ेंगे कि कितनी दूर ये जा गिरा, कितनी इसकी हाइट थी, और फिर कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है बेटा? चलिए इसको कर लीजिए आज आप।